सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आप लोग अच्छे से रहिए। आज हमारा क्लास 3 है। क्लास 2 तक मैंने लिया था। पहला क्लास आपको पता है आधुनिक युग की शुरुआत एवं ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर भारत की स्थिति 18वीं सदी में। और तीसरा क्लास मैं जिस टॉपिक पे लेने जा रहा हूँ वो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके आगे की बात होगी। तो चलते हैं, हम आगे की बात भी करेंगे। चलते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था? आई थिंक मराठा शक्ति के पतन के कारण तक। तो मैंने शायद कारण आपको बता दिया था। अब चलते हैं किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में विकास हुआ। तो EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश। BEIC का भारत में विकास किस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विकास हो रहा था। तो आपको जहाँ तक पता है कि उस समय केंद्र में एक राजनीतिक शून्य की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी और मराठा अफगान युद्ध के बाद यानी पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद ब्रिटिश को यह लाभ का अंदेशा हो गया था कि अब हम कुछ कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा उठा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पाँव को फैलाने लगी। तो उसने सर्वप्रथम अपने आप को कहाँ से फैलाना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी भी मैप बनाता हूँ मैं, एक मैप से समझते हैं। ये ऊपर का पार्ट जो है, अभी भी ये जो एरिया है अभी तक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है बजाय साउथ के, क्योंकि साउथ का अब हज़ारों साल का इतिहास है। जो दक्षिण का एरिया है वो बहुत ही शक्तिशाली रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन अब जब ये यहाँ से केंद्र का पल्ला जुड़ा तो यहाँ पे पहले से कुछ स्वतंत्र शक्तियाँ थी यहाँ पे रह रही और बहुत ताकतवर शक्तियाँ थी। ऐसा भी नहीं है कि वो ताकतवर शक्तियाँ नहीं थी। तो लेकिन यहाँ पे टूटने की वजह अभी इनको डायरेक्ट यहाँ बहुत ही समस्या हो सकती थी। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे स्टार्ट किया उन्होंने धीरे धीरे। क्यों यहाँ पे स्टार्ट होगा? क्योंकि ये है सी से क्षेत्र। अभी भी उनका व्यापार किस माध्यम से होता था? सी रूट से ही हो रहा है ना अभी भी। अभी तो ये रास्ता जो भूमिगत रास्ता अभी ये सब बंद है, क्योंकि अभी ये उतनी ताकतवर नहीं बनी, अभी व्यापारिक कंपनी ही है एक तरह से। तो सी के माध्यम से इनका सामान आ रहा था, जा रहा था, फिर इधर से इधर जो भी जाना था सामान। तो और ये स्टार्टिंग है कब? यानी कि पानीपत के युद्ध के पहले की बात है। वो अपना कहाँ से प्रगति करेंगे? कर्नाटक का जो क्षेत्र है, यहाँ कर्नाटक से क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, नज़र डालते हैं कर्नाटक की तरफ। आज थोड़ा पहले की का थोड़ा सा तबीयत हल्का सा नासाज है। विकास आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस समय फ्रांसीसी कंपनी भी आ गई थी और फ्रांसीसी कंपनी इसकी मुख्य प्रतिद्वंदी थी। यानी कि सबसे बड़ा उसका एनिमी अभी कौन था? फ्रांसीसी थे। तो फ्रांसीसी से भी निपटना जरूरी है। और क्यों फ्रांसीसी को पहले हटाना जरूरी है आपको पहले से पता। वो भी उसी काम के लिए यानी उसी व्यापार के पर्पज से आए थे और उनका भी उद्देश्य लगभग ये बन ही गया था कि वो भी अपना राजनीतिक इच्छा जाहिर करेंगे ही। तो कर्नाटक का जो क्षेत्र था, कर्नाटक फ्रांसीसी कंपनी अपना यहाँ पे मैसूर राज्य में वगैरह सबसे मिलजुल करके काम कर रही थी और एक योजना भी बना रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। तो कर्नाटक युद्ध एक हुआ 1744 में। किसके साथ हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रांसीसी कंपनी। क्यों? वो सबसे उसकी चिर प्रतिद्वंदी कंपनी
बन गई थी, क्योंकि वो सबसे बाद में आई थी और इतनी तेज़ी से पैर पसार रही थी। कुछ उसके प्रशासनिक कार्य बहुत अच्छे थे, प्रशासनिक मतलब जो ढांचा था वो बहुत अच्छा था, जो डुप्ले के नेतृत्व में बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया उस समय, ठीक? तो उसको भी समझेंगे। ये 1761 पानीपत का युद्ध याद रखना, पानीपत। यहाँ तक तो आने ब्रिटिश ने कुछ कंपनी के पास कुछ संसाधन थे, वो इसके बाद जो संसाधन मिलेगा सबसे ज़्यादा 1757 इनकी ये लैंडमार्क है। उसके बाद जो सबसे मेन लैंडमार्क होगा 1764 में बक्सर का युद्ध होगा। तो कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ? सबसे पहले प्रतिद्वंदिता या प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा था दोनों कंपनियों के बीच, सबसे बड़ा। दूसरा, दक्षिण भारत के मसाले। मैं अपनी नज़र से इसको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने मसाले यहाँ पे लिखा, बहुत लोग अलग चीज़ लिखेंगे, क्योंकि भारत का जो दक्षिण भारत में ही मसाला उगता है, आपको पता होगा। वहाँ पे मसाल पहाड़ियों को नाम नहीं दिया गया, मसालों की पहाड़ी, कार्डेमम, इलायची की पहाड़ियाँ, ये सब उस तरह का पहाड़ियों के नाम है वहाँ पे। और भारत के मसाले यूरोप में बहुत ही ज़्यादा मांग थी उनकी, बहुत ही ज़्यादा। क्यों मांग थी? क्योंकि एक पहला तो ये का रीज़न है कि वो रेफ्रिजरेटर का काम करती थी, यानी जो मछली मांस वगैरह पे पोत देते थे, लगा देते थे, उसको रगड़ देते थे, तो वो महीनों 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, महीने जितना चलाना हो चल जाता था। क्योंकि पोत से जाना होता था, पोर्ट से, शिप से, और शिप से जाने में उनको 2-3 महीने लगते थे। क्यों भी लगते थे उसका एक रीज़न ये था कि सुएज़ नहर अभी भी खुली नहीं थी, जो लगभग महीनों की दूरी कम कर सकती थी, जो उनको भूमध्य सागर के रास्ते उनको सीधा इंग्लैंड पहुंचा सकती थी। लेकिन वो अटलांटिक के रास्ते आते थे, इसलिए बहुत समय लगता था, और मसालों का उसके अलावा व्यंजनों में बहुत उपयोग हो रहा था। हालांकि बाद के टाइम में, आज के टाइम में जब बॉयल वगैरह वहाँ पे बहुत फेमस हो गया, पहले ऐसा नहीं था, लोगों को इन्जॉय करना था, तो इतनी समझ भी नहीं थी। तो भारत में भारत के दक्षिण भारत के मसाले पड़े हुए। तीसरा था भारतीयों भारतीयों के आपस के झगड़े, भारतीय राज्यों के बीच संघर्ष का लाभ उठाना, यानी कि तीसरा कारण है कि लाभ उठाना। पहला आपको प्रतिद्वंदिता दिखेगी, ये दोनों को पहले से ही, यानी केवल भारत में ही नहीं, ये बाहर भी अपने एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ही हैं थे। दक्षिण भारत के मसाले, यानी इसके व्यापार पर अधिकार, वहाँ का सबसे प्रमुख व्यापार था मसाला ही। कॉफ़ी भी बहुत फेमस थी कर्नाटक की, मतलब भारत का 60% कॉफ़ी वहीं उत्पादन होता है। भारतीय राज्यों के बीच संघर्ष का लाभ उठाना, और खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में, उधर निज़ाम थे, नीचे कुछ छोटे अन्य राज्य भी हुआ करते थे, जो आपस में समय समय पे एक बार दो बार झगड़ा कर लिया करते थे, देख लेते थे कि कौन कितना ताकतवर है, और इधर से कोई बोल देता था कि जाओ भैया कि देख लेंगे हम आपको, तो उधर से भी बोल देता था, बोल देता चलो फिर देख लेते हैं, दोनों हाथ भाई कर लेते हाथा भाई, और पता कर लेते हैं कि कौन सही है, कौन ताकतवर है, ठीक। तो प्रतिद्वंदिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिद्वंदिता थी, दक्षिण भारत के व्यापार पर अधिकार, मसालों के अधिकार, और भारतीय राज्यों के बीच चल रहे आपस में संघर्षों का भी लाभ उठाना चाहती थी, जिसकी वजह से ये कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसको प्रथम कर्नाटक का युद्ध भी बोलते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटका युद्ध। तो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्रथम कर्नाटका युद्ध कब हुआ? 1744 से लेकर के ये 48 के बीच में चला, 1748 के बीच में, लगभग 4 साल का। ये वो युद्ध एक तरह से शीत युद्ध टाइप का भी है, और एक हल्का फुल्का मारकाट भी है बीच में, उस तरह का युद्ध ही चल रहा था। तो यहाँ से इसमें अंत में संधि हो जाती है, और कर्नाटका का युद्ध का ये किस कारण से कर्नाटका का युद्ध छुड़ा, ये मेन एक रीज़न है। अब फ्रांस से एक और युद्ध चल रहा था। चौथा कारण मैं अगर दूँ तो चौथा कारण भी लिख सकते हैं। ऑस्ट्रिया एक क्षेत्र है यूरोप में, एक्चुअली मिटाता हूँ, फिर उसके बाद आगे इसका करता हूँ। ऑस्ट्रिया एक क्षेत्र है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ब्रिटेन और फ्रांस में भी प्रतिस्पर्धा थी। और 1748 में जाकर के यूरोप में एक शांति बहाल हुई। इसीलिए ये 48 जो मैंने लिखा है 1744 से लेकर के 1748 तक जो ये रीज़न है ये वही है, यानी कि जब 1748 में यूरोप में शांति बहाल हुई तो यह भी इसीलिए कहा जाता है कर्नाटक युद्ध 1744 लेकर 1748 तक चला। अब ऐसा कौन सा युद्ध होगा जो 10-10 साल, कोल्ड वार तो पूरे 45 से 50 साल तक चला। ठीक उसी तरह जब तक नतीजे में नहीं पहुंचेंगे तब तक युद्ध का मतलब नाम ही चलता रहेगा। अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा, अभी कुछ हुआ ही नहीं। अब उसको निरंतर युद्ध यही नहीं दिया जा रहा कि अभी कहीं कुछ भी वार्तालाप नहीं है, लगभग 9 के बराबर है। ठीक, तो अब युद्ध की जब समाप्ति होगी तो वही चीज़ लिख करके आएगा, यहाँ से लेकर के इस सन तक हुआ। तो ठीक इसके बीच के उत्तराधिकार के बीच युद्ध था। अब चलते हैं और हमारे एक टीचर भी हैं जिन्होंने एक बुक भी थी जिसमें आज एक लेखक हैं रंजन चक्रवर्ती, ये हमारे सर की पढ़ाई हुई चीज़ें हैं, मैं उनका इसलिए जिक्र करा। रंजन चक्रवर्ती ने इससे कर्नाटक युद्ध के जितने भी अभी तक कर्नाटक युद्ध हुए थे इसको सप्तवर्षीय वर्ल्ड वार थर्ड भी कहा है एक तरह से, नाम यानी सप्तवर्षीय युद्ध का नाम दिया है। क्यों? और ये क्योंकि स्टार्ट हुआ था बैटल ऑफ सेंटमा, एक जगह है उसके नाम से स्टार्ट हुआ था, बैटल ऑफ सेंटमा। कभी कभी पूछ लेता है कि 1745 में बैटल ऑफ सेंटमा। बैटल ऑफ सेंटमा हुआ था 1745 में, तो इसको सप्तवर्षीय युद्ध का भी दर्जा देते हैं रंजन चक्रवर्ती। हालांकि ये तो उनका अपना परसेप्शन है, अपना व्यू है, तो व्यू चलते रहते हैं हिस्ट्री में। क्योंकि ये पूरे लंबे समय तक चला था। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लगभग जो भी इसमें था। अब चलते हैं सेकेंड कर्नाटक युद्ध पर। सेकेंड कर्नाटक युद्ध ये था 1749 से 54 के बीच में। इसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध को उन्होंने सप्तवर्षीय युद्ध का दर्जा भी दिया, और ये एक्चुअली 56 तक है, कहीं कहीं 54 तक लिखा जाता है। यह युद्ध बहुत ही फेमस है, सब बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फ्रांसीसी गवर्नर आएगा जिसका नाम है डुप्ले, बहुत ही बेहतरीन। डुप्ले एक अपने कैरियर में जिस तरह से अभी एक और नाम आएगा आगे चलकर अंग्रेज गवर्नर जनरल है, ठीक उसी प्रकार से डुप्ले भी फ्रांसीसी गवर्नर का एक स्तंभ था, फ्रांसीसी कंपनी का, फ्रांसीसी सेना का। डुप्ले वहाँ का सबसे शानदार सेनापति था या गवर्नर था जिसकी रणनीतियाँ बहुत ही कामयाब हुआ करती थी। ठीक है, तो उसने डुप्ले ने एक नीति अपनाई, जब तक हम भी कुछ नहीं करेंगे तब तक हमारा साथ हमें भी कुछ नहीं, हमारे साथ भी कुछ होगा नहीं, या हम कुछ फायदे में नहीं रहेंगे, यानी हमारे हाथ से दक्षिण का व्यापार पूरी तरह से फिसल जाएगा। तो डुप्ले ने कर्नाटक के एकाधिकार यानी कर्नाटक के क्षेत्र पर एकाधिकार के लिए एक लड़ाई छेड़ दी, यानी हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए उसने लड़ाई छेड़ दी। लेकिन हुआ ये कि कर्नाटक ब्रिटिश के अधीन हो गया और हैदराबाद फ्रांसीसी कंपनी के अधीन हो गया। तो ये था सेकेंड कर्नाटक। ये केवल जो कारण मैंने पीछे बताया कि दक्षिण के भारत के व्यापार मसाले और अंतर्राष्ट्रीय आपसी जो प्रतिस्पर्धा है उसी का ये विस्तार हो रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंपनियां भारत में के संसाधनों का उपयोग करना चाहती थी, जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब आते हैं और निर्णायक पे चलते हैं। थर्ड
थर्ड जो था 1758 से 60 के बीच चला। और ये सप्तवर्षीय युद्ध के, यानी सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ चल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसका विस्तार ये है, यानी कि यहाँ आकर के कुछ, और थर्ड कर्नाटक का युद्ध एक बहुत ही निर्णायक युद्ध होने वाला है। उसके बाद आपको एक घटना याद होगी, 60 के बाद 61 आने वाला है, जो पानीपत का युद्ध है। यानी कि जो सेंटर का क्षेत्र है वो पूरी तरह से खाली हो गया है। एक उम्मीद थी कि 61 के युद्ध के बाद या तो अफगान सेना जीतेगी या मराठा सेना, जो भी जीतेगी वो हो सकता है मराठा जीतती तो जरूर दिल्ली पर कब्जा करती, लेकिन अफगानी का कोई भरोसा नहीं था उस समय। तो अब्दाली जो था वो वापस चला जाता है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है ब्रिटिश को। तो यहाँ आकर के एक सबसे बड़ा इसका प्रतिद्वंदी फ्रांस हार जाता है। फ्रांसीसी कंपनी यहाँ आकर के हार जाती है, और वो हारती है 1760 के बांडीवास के युद्ध में। बांडीवास की जगह है, वहाँ पे बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, और अंतिम और निर्णायक युद्ध ये था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्तवर्षीय युद्ध का भी अंत हो गया, और फ्रांसीसी कंपनी का भी दक्षिण भारत में या भारत में के संसाधनों के उपयोग करने के जो उसकी मनोकामना थी, मंशा थी, वो भी चकनाचूर हो गई। और अब ब्रिटिश अंतिम शक्ति के रूप में स्थापित होने जा रही है, जो 1700 ठीक इस युद्ध के बाद, एक वर्ष के बाद, पानीपत के युद्ध में वो अपना सब कुछ झोंकेगी। यानी 1764 में वो एक लैंडमार्क लड़ाई लड़ेगी। उसके बाद उसकी कोई लड़ाइयाँ नहीं हैं जो ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिससे उसको पूरा पुनः स्थापित करना पड़े। फिर उसको लगभग 80-90 सालों तक कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, जब तक कि 1857 की क्रांति नहीं भड़केगी, लोगों में जन आक्रोश नहीं फैलेगा, जनता तक ये बात नहीं पहुंचेगी कि ये हम पर राज कर रहे हैं या हमको गुलाम बनाना चाहते हैं या गुलाम बना रखे हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और 80-90 वर्ष किसी को लूटने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है कि लंदन की एक एक ईंट इसी समय बनने वाली है, और वो बनेगी किससे? बंगाल के संसाधनों से बनने वाली है। अगर सोचिए, जो भी है वहाँ का बर्मिंघम, लंकाशायर, ये सब जितने भी वहाँ की औद्योगिक क्रांतियाँ, औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो यहाँ के संसाधनों से सफल होने वाली हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल इंडिया का योगदान, लेकिन इंडिया ने बहुत अधिक मात्रा में योगदान दिया। अब चलते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि ब्रिटिश ही सफल हुए भारत में विकास। ऐसा क्या कारण था कि ब्रिटिश ही सफल रहे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे भी छोटा क्वेश्चन है। जब भी किसी राजनीतिक या सरकारी संस्था के अंदर कोई काम होगा, वो उसका काम थोड़ा स्लो होता है। आप देख सकते हैं सरकारी चीज़ों का। हालांकि अब बदलाव है लगभग, मैं कह सकता हूँ यूपीएस सेकंड की जो लास्ट टेन्योर था, यानी 2008 वाली जो टेन्योर थी, उसमें भी 2012 के बाद जो चेंजेस होने स्टार्ट हुए थे, हालांकि जनता पर इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाई, लेकिन वो 2012 के बाद धीरे धीरे उसमें बहुत ही तेज़ी से बदलाव करे, और वो बदलाव चल रहा है कि अब सरकारी भी काम तेज़ी से हो। तो फ्रांसीसी कंपनी सरकारी नियंत्रण में काम कर रही थी। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी नियंत्रण में, जबकि ब्रिटिश कंपनी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी। यानी हस्तक्षेप लगभग न ही था। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होगा कि ब्रिटिश कंपनी स्वतंत्र थी और ये कंपनी सरकारी नियंत्रण में। तो आप देख सकते हैं, जो नियंत्रित होकर के काम करेगा वो खुल करके काम नहीं कर पा रहा है। और रिसोर्सेज की भी कमी थी जो ब्रिटिश के पास बहुत ज़्यादा थी। आपको पता है कि ये
अच्छे अच्छे जगहों को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया, जैसे अमेरिका, वहाँ से सोना चांदी बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने निकाला, उसमें बुलियनवाद का टर्म था। अभी आगे भी आएगा जब ये स्वयं इसको कम करना चाहेंगे, यानी इंटरनेशनल में इनकी जो पोजीशन थी, आर्थिक स्थिति वो कमज़ोर होने लगेगी, तो ये वहाँ का सोना चांदी भारत में लाना भी बंद कर देंगे और भारत के ही सामान से, भारत के ही पैसों से या वस्तुओं से या जो भी सामान खरीदना स्टार्ट करेंगे, यानी ये पूरी तरह से भारत का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा कारण था, ये पहला कारण था। दूसरा कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अनेकों ऐसे सेनापति या ऐसे गवर्नर जनरल हुए जो बहुत ही बेहतरीन रणनीतिज्ञ थे, जैसे क्लाइव लॉयड, आयरकुट, जैसे जैसे बेहतरीन रणनीतिज्ञ की गवर्नर जनरल, जबकि फ्रांस के पास डुप्ले एकमात्र था और डुप्ले कितना कर लेता, एक कोई अकेला चना भांड नहीं फोड़ पाता। तो सीधी सी बात है कि डुप्ले अकेला कुछ नहीं कर सकता, बाकी उसके ऊपर से आप देख ही रहे हैं पहला रीज़न में क्या बताया कि वो सरकारी नियंत्रण में काम कर रही है, तो सरकारी नियंत्रण में इतना अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। तो इसके पास ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्लाइव लॉयड, आयरकुट जैसे बेहतरीन रणनीतिज्ञ भी थे, वाटसन वगैरह भी थे, बहुत लोग थे। आपको पता है भारत में इतना आसानी से राज करना आसान नहीं था, जिन्होंने इतना आसानी से ये बनाया और माइंड सेट पढ़ा, और बहुत सारे इसमें बिंदु भी आएंगे आगे चल करके। तीसरा पॉइंट, 1758-60 याद रखना, उससे पहले एक युद्ध हो जाता है 1757 में, प्लासी युद्ध से प्राप्त संसाधन का प्रयोग फ्रांस को हराने में, यानी कि जो उसके संसाधन थे उसका उपयोग कहाँ किया गया, और वो बंगाल से आया था क्लाइव लॉयड, जहाँ पे उपयोग किया गया फ्रांसीसी सेना को हराने में किया गया, यानी उसके पास संसाधन की क्षमता कहीं अधिक थी फ्रांसीसियों से, और इसके कारण फ्रांसीसी न सफल होकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो गई। उसके अलावा कोई और रीज़न अगर दिखे, और क्या कोई और रीज़न हो सकता है तो आप लोग भी बता सकते हैं ब्रिटिश ही सफल क्यों हुए। आई थिंक एक रीज़न और है कि ये मेरा पॉइंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस से पहले आई थी, इसीलिए उनको यह अंदाज़ा था कि उनको यह पहले ही अंदाज़ा हो गया था, यह ज्ञान था कि हम इसको कैसे हैंडल कर लेंगे, जो फ्रांसीसियों के पास बहुत ही कम था। फ्रांसीसी कंपनी के पास पहले आई थी, इसीलिए अनुभव एक बहुत बड़ा रोल निभा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवरटेक करने में फ्रांसीसी कंपनी को। तो उसके अलावा अब इसके बाद फ्रांस को हराने के बाद उनको क्या मिलने जा रहा है, वो 1764 के युद्ध की पूर्ति कर देगी। तो उसके पहले हम कुछ युद्ध पे चर्चा करेंगे। हमारे सामने आएगा प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध को भी हम देखेंगे, उसके बाद कोई आगे चल करके बात करेंगे। प्लासी का युद्ध पे चर्चा कर लेते हैं। हमारा धीरे धीरे ये क्लास 3 है, लगभग 40 क्लास मैंने लिखा है, 40 क्लास में आराम से ये समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी लंबा बन जाए, कभी कभी छोटा बन जाए, और कुछ ना लिखना भी पड़े, हालांकि मैं सोचता हूँ लिख दूँ चीज़ों को, थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। तो स्पष्ट होंगे धीरे धीरे। आप लोग भी बताइएगा अगर कमियां रहेंगी जो पढ़ाने में, वो भी ज़रूर बताया कीजिएगा कि आप, जैसे पिछली बार जब मैंने पहली बार डाला था तो किसी ने कहा था कि आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, तो थैंक्स टू हिम कि उसने बोला कुछ चीज़ें। आज थोड़ा सा मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मेरे अंदर वो जोश नहीं दिख रहा होगा, ऊर्जा नहीं दिख रही होगी, तो इसीलिए मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था। 1-2 दिन से अच्छा फील नहीं हो रहा था, बहुत नींद भी आ रही है, और गर्मी आपको पता ही है कितना ज़्यादा है, बारिश हो नहीं रही ढंग से। प्लासी के युद्ध पे चलते हैं। प्लासी का युद्ध
ये हुआ है 1757 में। देखो, मेरा व्यू इस पे कुछ डिफरेंट है। मैं जब पढ़ रहा था तो सब किताबें जो भी कह रही थी वो अपने पास जो भी चीज़ें रिसर्च पे निर्भर करती हैं, मैं भी रिसर्च पे ही निर्भर हूँ। जो किताबें कहती हैं वो सर्वथा विदित होती हैं, जो एनसीईआरटी वगैरह में दी होती हैं। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी की चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ जो सर अपने अनुभव से पढ़ाए हैं मुझे, उन सब चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। तो 1757 और ये अभी आज का शायद लास्ट टॉपिक हो, तो चलते हैं 1757 का युद्ध, ठीक है। तो 1757 के युद्ध में कुछ रणनीतियां पहले से ही चल रही थी। नवाब सिराजुद्दौला के अधीन बंगाल का प्रशासन चल ही रहा था। तो प्लासी के युद्ध में एक छोटे से रूप में बताना चाहूँगा कि ये एक कहा जाता है एक छलावा था, यानी विश्वासघात था। उसके बाद बंगाल को अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे कि उस समय 18वीं सदी में बंगाल की स्थिति क्या थी, यानी इसके बाद की 18वीं सदी के मध्य में बंगाल की, उसकी मैं अलग एक टॉपिक से सिराजुद्दौला वगैरह वॉर वगैरह नवाब जो भी होगा वो दिखाऊंगा। तो छलावा है या नहीं इस पे देखा जाएगा, ठीक है। सर ने मुझे एक यूज़ करना चाहूँगा, ये सर की बात है और कहीं उन्होंने भी पढ़ा होगा या सर उन्होंने इसको बोला, ये युद्ध क्रिकेट मैच फिक्सिंग की तरह या कहीं भी मैच फिक्सिंग की तरह ये फिक्स मैच था, यानी कि ये फिक्स मैच था। तो इसका मतलब है कि ये छलावा था, पहले से ही ये रणनीति बन गई थी कि हम इस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे और हमने उसके लिए पहले से एक मुश्त या जो भी धन राशि थी वो ले ली थी। क्योंकि जो नवाब का था एक सेनापति राय दुर्लभ और मीर जाफर पहले ही जा करके अंग्रेजों से मिल चुके थे। अब जब मिल चुके थे तो ये इस युद्ध का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसीलिए यह युद्ध महज एक नाटक था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला को मृत्यु हो गई। हालांकि युद्ध मैदान में नहीं था, परंतु मीर जाफर के पुत्र मीरन भी एक उसका पुत्र था, जा करके कोलकाता में मुर्शिदाबाद में उसकी हत्या कर देता है। और मीर जाफर फिर अगला बनेगा नवाब बंगाल का। यहाँ से थोड़ा बंगाल का चेंजेस होंगे और 1764 में यहाँ बवाल मचेगा, जो हम अगले क्लास में भी देखेंगे। तो प्लासी का युद्ध मैंने अभी पूरी तरह से समय, प्लासी का युद्ध एक छलावा था क्योंकि ये पहले से ही फिक्स था भाई। अब सिराजुद्दौला ने कुछ लगान वगैरह देने से मना कर दिया, उसको फ्री व्यापार जो मिला हुआ था वो भी थोड़ा थोड़ा उसने कम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज भी खफा हो गए। और अंग्रेजों अब भारतीयों में पहले ये समस्या नहीं थी, लेकिन बाद के समय में ये समस्या आई क्योंकि गरीबी अपने चरम पर थी। अगर गरीबी होगी तो उसको कोई भी लाभ या लालच देगा तो वो ज़रूर किसी के भी अगेंस्ट जा सकता था। तो वही सेम हुआ नवाब सिराजुद्दौला के साथ भी। तो राय दुर्लभ और मीर जाफर ने उसको बुरी तरह से धोखा दिया और वो उसकी हत्या हो जाती है। उसके खुद के पुत्र ने मार दिया, मीरन ने, मुर्शिदाबाद में। उसके बाद भी उस मीरन को उसकी गद्दी मिली नहीं, क्योंकि मीर जाफर तो पहले से फिक्स कर रहा था भाई मैं गद्दी बैठूंगा और आपको आराम से व्यापार करने की शक्ति दूंगा। और दीवान, और याद रखना यहीं से द्वैत शासन भी स्टार्ट होगा बंगाल में, जब 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाएगा, जिसको बोला है बंगाल की दीवानी मिल जाएगी। और वो एक छत्र अब वही राजा रहेंगे, क्योंकि और वो दिल्ली का भी अब राजा बन जाएगा। मतलब भारत क्षेत्र पर अब उसका कब्जा होगा। आपको पता ही कर्नाटक युद्ध में दक्षिण भारत में पहले से ही